जाने कहां कहां से आ जाते हैं। हड्डी राजा अपनी आदत के हिसाब से बोला। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था, लेकिन उसकी आंखें तो खोखली थीं, इसलिए वो गुस्सा दिख नहीं रहा था। लेकिन वहां के सिपाहियों को खूब पता था कि कब वो नाराज है और कब वो मजाक कर रहा है। आखिर वे बाहर वाले तो थे नहीं। वैसे बाहरी लोगों को हड्डी राजा की बातें समझने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि हड्डी राजा का मिजाज ही कुछ अलग था। फिलहाल तो वो अपने दोनों हाथों की उंगलियों की हड्डियों से अपना सिर पकड़कर बैठा था और सिपाहियों को खरी खोटी सुना रहा था। अरे चिड़ी के पंजों, एक जरा सा काम नहीं होता तुम लोगों से। इतना बड़ा कैद खाना बना रखा है, इतना सारा काम चल रहा है, इतनी तुम लोग पगार खाते हो, मगर तुम लोग बस बैठे रहो और ये लाल कार्ड वाला अपराधी तुम्हारे सामने से निकल गया। क्या करते रहे हो? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था? लड़ नहीं सकते थे उससे? राजा जी, हमें माफ कीजिए, उसके पास कोई भयानक शक्ति थी। उसने अपनी शक्ति से हमारी कैद का ऊर्जा कवच तक तोड़ दिया था। हम उससे लड़ते तो हमारी तो वो हड्डियां बजा देता। हड्डियां बजा देता? हड्डियां बजा देता? सुनकर एक पल को हड्डी राजा रुका, फिर पहरेदारों को गुस्से से देखकर, हड्डी राजा हूं तो क्या हर बात में हड्डी हड्डी करोगे तुम लोग? तुम लोगों को मस्खरी ही सूझती रहती है। अब माफ कर दो हड्डी राजा, हमें माफ कर दो। पहरेदारों ने हाथ जोड़ लिए। चलो कोई ना, हड्डी राजा की अच्छी बात यह है कि उसको भी थोड़ी सी बात पर बुरा नहीं लगता है, लेकिन तुमने तो बड़ी बात की है और बड़ी बात पर तो बुरा मानना ही चाहिए। तो एक बात समझ लो, या तो तुम लोग तुरंत जाकर उस अपराधी की खोज कर लाओ, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उस ऊर्जा की कैद में उस अपराधी की जगह तुमको बंद कर दिया जाएगा। फिर कहते रहना कि हड्डियां बजा देता है। बड़े आए हड्डी राजा से मस्खरी करने वाले। हड्डी राजा की चेतावनी कोई गीदड़ भक्की नहीं थी, वो बहुत ही सनकी था, और अगर वो अपनी पर आ जाता तो सचमुच अपने सैनिकों को बुरी से बुरी सजा दे सकता था। इसलिए अब उन्हें जल्दी से उस लाल कार्ड वाले अपराधी को ढूंढना था, और उसे ढूंढने के लिए सबसे पहला काम यही किया गया कि सिपाही ऊर्जा को सूंघ सकने वाले पाताल लोक के सबसे मशहूर कुत्ते भौंकराज को कार्तिक की कैद वाले पिंजरे के पास ले गए। भौंकराज भी हड्डी राजा का सताया हुआ कुत्ता था। हड्डी राजा उससे प्यार बहुत करता था, लेकिन उसकी सुनता नहीं था। कभी पहले वो पृथ्वी लोक का एक आम कुत्ता हुआ करता था। उसे सबसे अच्छी नस्ल के कुत्ते और कुतिया के बीच संबंध बनवाकर पृथ्वी लोक के सबसे बेहतरीन जीव विज्ञानियों ने अपनी देखरेख में पैदा किया और पाला था। लेकिन बाद में उसने पृथ्वी लोक के कुछ बड़े रसूख वाले लोगों को काट खाया। उनकी वजह से उसे उन रसूख वाले लोगों ने पाताल लोक में भेज दिया। पाताल लोक में उसे हड्डी राजा ने अपना पालतू बना लिया और उसे ऊर्जा सूंघने की खास ट्रेनिंग दी। इसी के साथ उसका नाम भी बदल गया और पृथ्वी लोक के नाम शेरू से बदलकर उसका नाम भौंकराज रख दिया गया। उसे ये नाम पसंद नहीं था, लेकिन वो इसके विरोध में बस भौंक ही तो सकता था। भौंकराज जैसे ही कार्तिक के ऊर्जा कवच के पिंजरे के पास पहुंचा, उसने तुरंत वहां की शक्ति को सूंघकर पहचान लिया और जोर जोर से भौंककर वो सिपाहियों को कुछ समझाने की कोशिश करने लगा। पहला पहरेदार दूसरे से बोला, क्या कह रहा है ये? मुझे क्या पता, मुझे क्या कुत्तों की भाषा आती है? मुझे लगा तुम्हें इसकी भाषा समझ में आती है। अरे मुझे कहां से समझ में आएगी? मेरी तो अभी अभी भर्ती हुई है। मैंने समझा तुम समझते हो कि ये क्या कह रहा है। मुझे कहां से पता होगा? कुत्ता देकर तो तुम्हें पहुंचाया गया ना, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे सिर्फ कुत्ता देकर पहुंचाया गया है
मुझे किसी ने ये थोड़ी ही बताया है कि वो कैसे और क्या कहेगा। दोनों पहरेदार चकरा कर एक दूसरे की शक्ल देखते रहे और फिर चुपचाप कुत्ते को लेकर हड्डी राजा के दरबार में पहुंचे। आओ, उनकी शक्ल देखकर ही हड्डी राजा समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। सुनाओ, क्या कहानी है तुम दोनों की? हड्डी राजा, आपके कुत्ते ने, पहरेदार बोला। कुत्ता नहीं है वो, कुत्ता नहीं कहते उसे, उसका नाम है भौंकराज। सम्मान से नाम लो उसका। हड्डी राजा नाराज होकर बोला। हड्डी राजा, आपके कुत्ते श्री भौंकराज ने उस पिंजरे की ऊर्जा को सूंघकर यह पता लगा लिया है कि वहां पर कुछ है, लेकिन हम दोनों को ही कुत्तों की भाषा, मेरा मतलब श्री भौंकराज की भाषा समझ नहीं आती है। हड्डी राजा ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, अरे किसने इन नमूनों को भेजा था? वो कौन था जिसकी नई भर्ती हुई थी, जिसे जानवरों की भाषा आती है? उसे क्यों नहीं भेजा तुम लोगों ने? हुजूर, उसे जलीय जानवरों की भाषा आती है, किसी ने उससे बात पूरी पूछी नहीं असल में, एक दरबारी ने कहा। हड्डी राजा ने अपना सिर पीट लिया। दरबार में कुछ देर शांति छाई रही। फिर हड्डी राजा अपने आसन से उतरा और उसने आगे बढ़कर कुत्ते को प्यार से पुचकारा। तुरंत ही कुत्ता भागकर हड्डी राजा को कुछ कहने लगा। हड्डी राजा ने बड़े प्यार से उसकी बात सुनी और उसकी पीठ पर हाथ फेरा। ठीक है, बहुत अच्छे, हाँ, लेकिन नाम तुम्हारा भौंकराज ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो हमें पसंद है। उसकी बात सुनने और समझने के बाद हड्डी राजा खड़ा हो गया और उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर आगे पीछे ऊपर नीचे घूमकर एक बढ़िया सी अंगड़ाई ली और फिर सारे दरबार के सामने ऐलान किया, सुनो, सुनो रे लोगों, एक नई और मजेदार बात पता चली है। वो जो अपराधी है, वो जहां भी है, उसको हमको बहुत फटाफट पकड़ना होगा, क्योंकि उसकी अभी हड्डी राजा को बहुत जरूरत पड़ने वाली है। वो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, उसकी ऊर्जा में नरसिंह ऊर्जा का अंश मिला है। भौंकराज ने पता लगाया है। इसका मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? वैसे तुमको समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं। तो एक बात समझ लो, अब अगर तुम सारे सिपाही इस नरसिंह की ऊर्जा वाले अपराधी को पकड़ नहीं सके, तो सारे के सारे बर्खास्त कर दिए जाओगे। हम पूरी की पूरी नई सेना बनाएंगे और तुम सबको भौंकराज की सेवा का काम दे दिया जाएगा। फिर तुम्हें अच्छे से समझ में आएगी इसकी भाषा। समझ रहे हो? हड्डी राजा की बात सुनते ही तुरंत सैनिकों में हड़बड़ाहट मच गई। वे झुंड के झुंड बनाकर इधर उधर भागने लगे। अब उन्हें किसी भी हाल में जल्दी से जल्दी इस नरसिंह को पकड़ना था, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो हड्डी राजा का कहर उन पर टूट पड़ेगा। और इस बारे में हड्डी राजा बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा था। वो किसी को सजा देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। कोई भी उसके सामने ऐसी हालत में नहीं पड़ना चाहता था। कार्तिक ने बड़ी समझदारी से अपनी छाया सिद्धि का प्रयोग किया था। जब तक वो पीतलोक में था, तब तक उसके लिए यौगिक ऊर्जा का प्रयोग मुश्किल था, लेकिन पीतलोक सिर्फ पाताल लोक का एक छोटा सा हिस्सा था। बाकी के पाताल लोक में उसकी यौगिक ऊर्जा अच्छे से काम कर रही थी। उसने सोचा था कि वो छाया रूप में पहले यहाँ की स्थिति को अच्छे से समझ लेगा और फिर यहाँ से निकलने की जुगत आगे बढ़ाएगा। हड्डी राजा के बेचारे सैनिकों के लिए उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। वो छाया में बसा हुआ था और इनमें से किसी भी सैनिक के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी कि वे छाया में से कार्तिक की ऊर्जा को पहचान सकते। वे बस इधर से उधर हर आते जाते इंसान की और हर प्राणी की जांच करने में लगे हुए थे, लेकिन उनकी सारी कोशिशों के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा था। कार्तिक इन सारी कोशिश को देखते हुए एक के बाद एक उन सैनिकों पर नजर रख रहा था।
कुछ देर बाद वो उन सैनिकों की ही परछाई में समाया हुआ उनके पीछे पीछे जा रहा था और इस तरह उसे पता लगा कि ये सैनिक जिस जगह से आ रहे हैं वो मुख्यालय ही पीतलोक कहा जाता है। वहां हड्डी राजा अपनी अदालत लगाता है। ये हिस्सा पाताल लोक के लगभग बीच में था, इसलिए वो किसी भी सैनिक या किसी और की छाया में समाकर वहां तक पहुंच सकता था। इसमें दिक्कत सिर्फ ये थी कि वहां पहुंचने से पहले उसे अपनी यौगिक ऊर्जा को अपने और भी बेहतर स्तर पर पहुंचाना था, ताकि पीतलोक में उपयोग होने वाली पीली रोशनी की ऊर्जा के सामने वो अपनी बची कुची यौगिक ऊर्जा का उपयोग कर सके। कार्तिक वहां रहते हुए वो अपनी यौगिक ऊर्जा को बढ़ा नहीं सकता था, लेकिन वो अपनी यौगिक ऊर्जा को पहले से बढ़ाकर वहां ले जा जरूर सकता था। इसलिए कार्तिक ने इंतजार किया। वो रात भर एक छाया के रूप में पाताल लोक के सबसे बड़े घंटाघर के पीछे अपनी साधना में लगा रहा। उसके चारों तरफ सैनिकों का पहरा था, लेकिन उनमें से कोई भी सैनिक जान नहीं सकता था कि जिस नरसिंह की वो खोज कर रहे हैं वो इसी घंटाघर के साए में उनके सामने है। सारी रात में जब कार्तिक ने अपनी यौगिक ऊर्जा को अमरलोक के निम्न और मध्यम स्तर तक पहुंचा लिया तो उसे लगा कि वो हड्डी राजा से मुलाकात करने के लिए तैयार है। हालांकि उसकी ऊर्जा का स्तर अभी तक अमरलोक के उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन जैसा उसने हड्डी राजा को देखा था उससे उसे लग भी नहीं रहा था कि उसे इतनी ऊर्जा की जरूरत होगी। अगली सुबह जब रात भर की पहरेदारी करने वाले सैनिक मुख्यालय की ओर बढ़े तो उनकी छाया में उनके साथ वो नरसिंह भी था, जिसकी तलाश में वे सारे शहर में इधर से उधर घूम रहे थे। क्या कार्तिक निपट सकेगा हड्डी राजा की सेना से? आगे का हाल जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला भाग।